पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नई पंचायतों का गठन जो है वो किया जाएगा। अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो 3615 के आसपास पंचायतें हैं, और ये अक्सर सिलसिला चलता रहता है। जब भी पंचायत के इलेक्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन में किसी न किसी रीजन में पंचायतों का गठन जो है वो अक्सर किया जाता है। पंचायत के चैलेंजेस जो है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, अब मस्ट है आप लोगों को जानना आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जरूरी हमारे लिए हो जाता है इनके बारे में जानना, इस फ्रीडम फाइटर के बारे में जानना। कहते हैं कि भाई हीराराम जो थे, ही वाज अ काइंड ऑफ यू कैन से रिवोल्यूशनरी पैट्रियोट थे ये, और इनका जन्म जो था 28 नवंबर 1825 को मंडी नामक स्थान पे जो है यहाँ पे हुआ था। तरह से इट इज नथिंग बट द मैन मेड अल्टरनेटिव है ये एक्चुअली में नेचुरल स्नोफॉल के लिए, और इसको क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड मशीन के द्वारा जो है इसको यूज किया जाता है। हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे दिसंबर महीने में 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश से महत्वपूर्ण न्यूज की। जैसा कि आपको पता है दैट लास्ट वीडियोस में भी हम लोगों ने बात करी है करंट अफेयर्स की, जिसमें हम एक करंट अफेयर को हॉलिस्टिक वे में अप्रोच करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर जो है आपके मेंस में या फिर प्री में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं और जानते हैं दैट इस टाइम स्पैन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ जो थी वो रही थी। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंशन किया गया है द क्रिएशन ऑफ द न्यू पंचायत। देखिए एस्पिरेंट्स, क्या है, अब हाल ही में हुआ ये है कि सरकार ने ये बोला कि हम क्या करेंगे। सरकार ने बोला अब पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नई पंचायतों का गठन जो है वो किया जाएगा। अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो 3615 के आसपास पंचायतें हैं, और ये अक्सर सिलसिला चलता रहता है। जब भी पंचायत के इलेक्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन में किसी न किसी रीजन में पंचायतों का गठन जो है वो अक्सर किया जाता है। तो इस बार भी ये प्रपोज किया गया है सरकार के द्वारा कि हमने क्या करना है, यहाँ पे गठन करना है नई पंचायतों का। तो इसीलिए आपको आइडिया ये होना चाहिए कि ग्राम पंचायत बनाई कैसे जाती है या फिर ग्राम सभा क्या होती है और उसकी क्रिएशन किस तरह से होती है। और बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दिस इज यू कैन से आपके GS2 का ये पार्ट है, जिसमें सीधा सीधा मेंशन किया है एचएस में इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर आप बात करेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए यहां पे बोलता है द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द न्यू ग्राम पंचायत। यहाँ पे नई ग्राम पंचायत बनाने की बात जो है वो कर रहा है, और उसके साथ साथ रीडिमार्केटिंग की बात कर रहा है जो एग्जिस्टिंग है हमारे यहाँ पे, बिकॉज पंचायत के अब इलेक्शन आने वाले हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको आइडिया इसका होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या होता है नई पंचायत को बनाने के लिए। तो देखिए क्या है, जब 73rd CA की आप बात करते हैं 1992 में जिसको पास किया गया, उसी की तर्ज पे हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, हमने भी हमारे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 जो है स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया। उसी के अंतर्गत कहा गया है द क्रिएशन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत के द्वारा, और उसमें ये बात की गई है इज गवर्न्ड बाय द स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है उसके लिए दिए गए हैं। और उनमें से उन्होंने कहा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश अ ग्राम पंचायत बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिकल कंसिडरेशंस। यानी कि ये दो फैक्टर्स, हालांकि इस दो से ज्यादा भी वो जनरली फैक्टर्स देखे जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो पॉपुलेशन और उसके साथ साथ जो जियोग्राफिकल कंसिडरेशंस यानी कि जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है किसी एक रीजन्स की, उन दोनों ही पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है एक तरह से पावर होती है, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है, ये उसी के अंतर्गत जो है सरकार जो है यहाँ पे जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट से अप्रूवल होके जो है यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। इसके लिए कोई ऐसा संविधान में संशोधन या कुछ ऐसी चीजें नहीं होती, सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा जो है पंचायतें बनाई जा सकती हैं। दो यहाँ पे चीजें देख रहा है। अगर पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक्ट के अंतर्गत कहा गया है कि ग्राम सभा एरिया इज टिपिकली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पॉपुलेशन नॉट लेस देन 1000 एंड नॉट मोर देन 5000। यानी कि पॉपुलेशन की कंडीशन ये रखी गई है कि एरिया में जो है, अब देखो पंचायत जो होती है ना, ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा इज इंपॉर्टेंट, उसी की एक तरह से जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम सभा क्रिएट की जाती है, उसी को नया पंचायत हम लोग जो है वो कहते हैं। अब ये एक या फिर एक से ज्यादा गांव के लिए भी हो सकती है, जहां पे
काइंड ऑफ 1000 के आसपास जो है वो पॉपुलेशन जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे अलग अलग गांव को मर्ज करके क्या करते हैं, एक पंचायत जो है वो क्रिएट की जाती है। तो ये कहता है कि 1000 के पॉपुलेशन के आसपास जो है यहाँ पे होनी चाहिए और 5000 से कम होनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद जो है इसको यूएलबीज की कैटेगरीज में जो है वो जनरली रख दिया जाता है यहाँ पे, राइट। तो पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार जो है इन्हीं फैक्टर्स को देखा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सेप्शंस की जाती है जब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरिया की या फिर उन रीजन्स की जहां पे कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल और ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस होते हैं। वहां पे जनरली 1000 से कम अगर पॉपुलेशन है तब भी राज्य सरकार जो है वो अपने हिसाब से जो है वहां पे नई पंचायत क्रिएट कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। एंड दिस इज नथिंग बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 73rd सीए में जो है जब ग्राम सभा की आप बात करते हैं यहाँ पे। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, या यू कैन से, क्योंकि सरकार क्या करती है, देखो, गवर्नमेंट कंसीडर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज व्हेन मेकिंग सच डिसीजन। जब इस तरह के डिसीजन सरकार लेती है तो इन चीजों के ऊपर जो है वो जनरली यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि सरकार का रोल क्या होता है इसमें, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, सरकार जो है यहाँ पे लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशंस यू कैन से एंड आफ्टर अ प्रपोजल्स प्रायर publications they can increase a sabha area by including more villages, दे डिमिनिश अ सभा एरिया, यानी कि वो कम भी कर सकती है। दे चेंज द हेडक्वार्टर ऑफ द सभा एरिया, यानी कि अगर आपका पंचायत में 5 गांव हैं और किसी एक गांव में जो है यहाँ पे यू कैन से हेडक्वार्टर है इसका, तो इस हेडक्वार्टर को दूसरे गांव भी शिफ्ट किया जा सकता है और ये पावर भी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एल्टर द सभा एरिया नेम, यानी कि सभा एरिया जो होते हैं, यानी कि ग्राम सभा जो होती है, जो पंचायत जिसे आप जनरली कंसीडर करते हैं, उनके नाम को एल्टर भी यहाँ पे कर सकती है। एंड डिक्लेयर दैट एन एरिया सीजेस टू बी द सभा एरिया, और ये भी पावर इन्हीं के पास होती है कि वो सीज कर सकते हैं किसी भी एरिया को, किसी भी ग्राम पंचायत को जो है वो हटा सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक तरह से सरकार जो है, राज्य सरकार जो है किसी भी राज्य की, उसके पास ये सारी की सारी पावर जो है वो होती है। तो ये पहला न्यूज था, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नई पंचायतें बनाई जा रही थी तो इसलिए जो है इस न्यूज को आपके सामने यहाँ पे रखा गया है, राइट। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखो, अब इनकी बात होती ही है तो जनरली हम एक चीज देखते ही हैं कि यार पंचायत के सामने जो है बहुत सारे चैलेंजेस हम अक्सर देखते रहते हैं, तो वो चैलेंजेस भी आप लोगों के लिए जरूरी हो जाते हैं जानना, और उसके साथ साथ उनके सॉल्यूशंस आपको पता होने चाहिए। तो सॉल्यूशंस आपने ढूंढने हैं जरूर, ये काम मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ। चैलेंजेस मैं बताता हूँ आपको कि पंचायत जो होती है, बिकॉज देखो मैं आपको बताऊं तो जब एचएस मेंस का सवाल आता है तो मेंस में अक्सर न जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके साथ किस तरह के चैलेंजेस हमारे पास रहते हैं। तो इसीलिए पंचायत के चैलेंजेस जो हैं ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब मस्ट है आप लोगों को जानना आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो समझते हैं, अगर चैलेंजेस की बात करें पंचायत की स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब देखो ये चैलेंजेस भी जो है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं पंचायती राज एक्ट 1994 को जब मैंने स्टडी किया तो उसके थ्रू जो है कुछ एक कंक्लूजन निकालने की जब हमने कोशिश की, तो ये चैलेंजेस मुझे लगे, जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की अगर आप बात करेंगे, एक मेजर चैलेंज रहता है हमेशा ही पंचायतों के पास। बिकॉज क्या होता है, देखो इनकी ना एक, अगर रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो बहुत लिमिटेड सी होती है ना, इतने ज्यादा रिसोर्सेज इनके पास होते नहीं है। दूसरा, डिपेंडेंस इनकी रहती है, जो ग्रांट्स वगैरह राज्य सरकार से मिलती है उनके ऊपर इनका डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए ये एक बहुत वर्डन हो जाता है पंचायत के ऊपर, ये यू कैन से एक कंस्ट्रेंट्स बन जाता है, ये एक चैलेंज बन जाता है हमारी पंचायतों के सामने। देन उसके बाद डिफिकल्टी इन रिकवरिंग एरियर्स एंड इम्पोजिंग टैक्सेस इफेक्टिवली, ये भी नहीं वो कर पाती है ना, जो एरियर वगैरह होते हैं उनको यू कैन से रिकवर करना या फिर टैक्स वगैरह इंपोज करना, बिकॉज इनके पास ज्यादा बहुत लिमिटेड पावर इनके पास दी गई होती है। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस हमेशा यहाँ पे रहते हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो है स्टूडेंट्स, ये भी हमेशा आपको पंचायत के साथ जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे मिसमैनेजमेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो मिसमैनेजमेंट एक बड़ा इशू आपको जनरली पंचायतों में देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ द लैक ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ इज वेरी इट्स अ बिग इशू। आप गांव में देख लीजिए, अगर गांव में कोई एक पर्टिकुलर प्रधान है, उप प्रधान है या फिर मेंबर्स हैं, तो आप देखे होंगे कि जब भी यहाँ पे पंचायत बैठेगी तो ये क्या होते हैं, ये अपने ही जो यू कैन से जो पर्सनल काम होते हैं, यानी कि
घर के काम जैसे खेतों में जाना, ये करना, बस उसी में एंगेज रहते हैं। अगर आप देखे होंगे, बिकॉज आपने प्रैक्टिकल यहाँ पे इसको भी फेस किया होगा इन चीजों को, तो दे वर जर्नली एंगेज देयर रेगुलर लाइफ, राइट। उनको वो इस बात को ही नहीं समझ पाते कि वो कितनी बड़ी जिम्मेवारी उनके हाथों में जो है दी गई है, तो इस चीज से काफी अनजान वो रहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल स्टाफ जो है उसमें बहुत बड़ी कमी जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एफिशिएंट फंक्शनिंग जो है पंचायत की वो जनरल यू कैन से अक्सर जो है वो चल नहीं पाती। तो ये बड़ा चैलेंज हम लोगों को देखने को मिलता है। देन उसके साथ ब्यूरोक्रेटिक डिले अगर हम देखेंगे, ये भी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में। अगर हम काउंट करेंगे इसको, तो इसमें क्या होता है, देखो जनरली जैसे अब हम पंचायत में मान लो कोई प्रधान है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, जो डेवलपमेंट वर्क और जो फंड यूटिलाइजेशंस के लिए अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, उन अप्रूवल्स में बड़ा डिलेनेस हो जाती है जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। फिर वहां पे जो ब्यूरोक्रेटिक डिले, एक जो नेचुरल सी प्रोसेस होती है उस डिलेनेस में, तो वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की पंचायत पे। देन उसके बाद तीसरा अगर हम देखेंगे तो यस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस और लीगल चैलेंजेस जो हैं ये भी जनरली पंचायतों के सामने देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स होते हैं पंचायतों के बीच में, पंचायतों में जो एक पंचायत का दूसरे पंचायत के साथ डिस्प्यूट है, या फिर अदर अथॉरिटी, एक पंचायत है कोई अथॉरिटी है उनके साथ उनके डिस्प्यूट्स हमेशा रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, तो स्टेट इंटरवेंशन जो है वो यहाँ पे जरूरी हो जाती है, और इसकी वजह से फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं यहाँ पे हो पाती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है जब भी हम बात करते हैं पंचायतों की। कैपेसिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पे एक तरह से बड़ी दिक्कत ये रहती है, बिकॉज यहाँ पे देखिए द अब्सेंस ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो है पंचायत मेंबर्स के लिए, वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, अकाउंटेबिलिटी बोलने का मतलब ये है यहाँ पे देखो, चैलेंज इन मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ द फंड मिसमैनेजमेंट, यानी कि पंचायतों में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट जो है जनरली हमें ग्रास उस रूट लेवल पे जो है वो देखने को मिलता है। यू कैन से तो इलिटरेसी बहुत ज्यादा होती है, अगर मैं देखूं तो ज्यादा लिटरेट जो है मेंबर्स नहीं होते, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो वो यू कैन से कम पढ़े हुए वहां पे मेंबर्स हो जाते हैं, या कभी कभी प्रधान बन जाते हैं, और तो उनमें ना फिर वो दिक्कत सी आ जाती है, एक अकाउंटेबिलिटी की दिक्कत आ जाती है, कि ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं उनकी हो पाती, राइट। तो ये सारी चीजें जो है दीज आर इंपॉर्टेंट, यू कैन से द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द पंचायतों की जब आप बात करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे सरकार की तरफ से उनको प्रेशर रहता है हमेशा, है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं वो। देन उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो पति प्रधान जैसी प्रथाएं जो है आज भी चलती हैं, तो वो सारे इशू ही हैं अगर आप देखेंगे पंचायत में, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। जब भी आपको बात करेगा तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने इस चीज को मेंशन करना है, राइट। तो ये था हमारा पहला न्यूज जो पंचायतों के साथ जो था रिलेटेड था, तो आपने इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए दूसरे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा न्यूज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अक्सर जब मेंस के एग्जामिनेशन को देखा जाता है तो हिमाचल प्रदेश की जो पर्सनैलिटीज हैं उन पर्सनैलिटीज से आप लोगों को अब सवाल जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं, राइट। तो किसी ना किसी साल में आप देखेंगे तो एक सवाल जो है इसका आप लोगों को देखने को मिलता है जनरली, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो भी पर्सनैलिटी यहाँ पे न्यूज में है उस पर्सनैलिटी को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में शोभा सिंह के बारे में बात की थी। अभी अगर आप देखेंगे तो ये बात है, ये कैसे 139th बर्थ एनिवर्सरी जो थी ये यहाँ पे सेलिब्रेट की गई थी भाई हीरडाराम की। 28 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, ठीक है जी। तो 28 नवंबर को इनका जन्म हुआ था 1885 में, तो उनकी 139th बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। तो एक तरह से यू कैन से एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, हमारे मंडी से बिलोंग ये करते थे, है ना। और इनका स्टैचू जो है वो इंदिरा मार्केट में लगा हुआ है। तो वहां पे इनकी जो एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको सेलिब्रेट यहाँ पे किया गया। तो जरूरी हमारे लिए हो जाता है इनके बारे में जाना, इस फ्रीडम फाइटर के बारे में जानना। कहते हैं कि भाई हीरडाराम जो थे ही वाज अ काइंड ऑफ यू कैन से रिवोल्यूशनरी पैट्रियोट थे ये, और इनका जन्म जो था 28 नवंबर 1825 को मंडी नामक स्थान पे जो है यहाँ पे हुआ था। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स बहुत फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है इन्होंने फेस किए हैं, अगर आप बात करेंगे इनके इनिशियल स्टेजेस में, बट
Yes, they had a revolutionary the passion, actually the passion for the revolutionary literature की अगर हम बात करेंगे, राइट, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट उनको उस चीज ने उस झील ने उनको भर दी जब फ्रीडम की बात आई, या फिर यू कैन से इस पैशन की जब यहाँ पे बात आई। जब इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो कहते हैं गोल्ड स्मिथ का काम भी इन्होंने जो है वो सीखा था, लेकिन उसके बाद जो है ये काफी इन्वॉल्वमेंट हो गए थे कंप्लीटली पूरी तरह से जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स थी हमारी उनमें। इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम सरला देवी जी था, वो भी इनके साथ जो भी इनके एंडेवर्स थे, एफर्ट्स थे, उनके एफर्ट्स में उनका उन्होंने पूरा साथ जो था वो दिया था। देखिए भाई हीराराम जो है ये एक प्रोमिनेंट फिगर बने थे भारत की रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में। जब 1930 में यू कैन से उन्होंने मदद किया था इस्टेब्लिश द गदर पार्टी इन द सैन फ्रांसिस्को ऑल्सो, ठीक है जी, अलोंग साइड जो लीडर्स थे जैसे लाला हरदयाल हो गए, राइट। तो फिर उन्होंने बोला था कि आप अब्रोड से जो है यहाँ पे चले जाइए वापिस अगेंस्ट यू कैन से, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन्होंने आवाजें उठानी थी। तो उसी में अगर देखेंगे अंडर द मेंटरशिप ऑफ यू कैन से रास बिहारी बोस जो है ही एक्वायर द बम मेकिंग स्किल। भाई बम मेकिंग स्किल्स के लिए इनको जाना जाता था, यहाँ पे द बम मेकर भी इनको एक काइंड ऑफ टाइटल जो है कुछ किताबों में दिया गया है। तो यहाँ पे आप इनके वर्क्स को थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखेंगे, राइट। अगर इनके थोड़े से कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये कंट्रीब्यूशंस आपके लिए जरूरी हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पूछता है, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आपसे डिमांड करता है वो कि हाँ कुछ बताइए इनके बारे में, तो ये जरूरी हो जाता है। गदर पार्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंट रोल जो है इन्होंने बताया है इसमें, और यू कैन से they decided to overthrow the Britishers from the India in term of revolution के तौर पे जो है यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एक तरह से आप इनको बोल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है स्टूडेंट्स 1914 और 15 में। अगर आप मंडी कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था भाई हीराराम ने जो था वो प्ले किया था। देन आर्म्ड रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो यस, बॉम्ब मेकिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो उनसे सीखी थी, रास बिहारी बोस से जो था इन्होंने सीखा था। बाद में इनको इन प्रिजन और टॉर्चर भी किया गया था, अरेस्ट किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इनको जो था सेंटेंस दे दिया गया था, सेंटेंस टू डेथ जो था इनको दे दिया गया था। बट फिर बाद में जो है इसको यू कैन से कम्यूट कर दिया गया था लाइफ इंप्रिजनमेंट में, और इनको काला पानी की सजा हुई थी अंडमान, अगर आप बात करेंगे सेलुलर जेल में, है ना। वीडी सावरकर के साथ जो है ये अंडमान में जो है काला पानी की सजा जो थी उन्होंने वहां पे ली थी स्टूडेंट्स। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर बोलते हैं कि 1929 के बाद दौरान जो है वो वापिस आ गए थे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। भाई हीराराम जो है मंडी से रिवोल्यूशनरीज थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स होते थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं ये हमारे हिमाचल प्रदेश से, राइट। चलो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्राइबल्स की। अब इस करंट अफेयर में हम बात करेंगे, देखो एक काइंड ऑफ यू कैन से वी हैव अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। देखो 49th मीटिंग हुआ अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, जिसको जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे चेयर किया। देखिए एस्पिरेंट्स, जब हम बात करते हैं ट्राइबल्स की, दैट मींस हम बात करते हैं GS2 की अगेन, और GS2 में अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, एंड विद गवर्नेंस हमारे पास तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे लिखा है ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान एंड सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। एस्पिरेंट्स, ये तीनों चीजें जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं, यानी कि जब आप ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करते हैं एंड दैट पर्टिकुलर यूनिट, तो वहां पे आप लोगों को जरूरी हो जाता है इस चीज को भी जानना। और इसके थ्रू जो है, हालांकि हम यहाँ बात ये नहीं कर रहे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है व्हाट एक्चुअली इट इज, हम बात यहाँ पे करेंगे, इसमें अनाउंसमेंट की गई है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ट्राइबल्स है, अब आप ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के जो ट्राइब्स हैं, हमारे एरियाज जो है जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, भरमौर में पांगी, और चंबा के पांगी और भरमौर वाले जो रीजन्स हैं वो स्केड्यूल्ड एरिया में जो है 5वें स्केड्यूल्ड में जो है उनको एंट्री मिली हुई है। तो इन रीजन्स में क्या हो जाता है एस्पिरेंट्स, दैट इस तरह की ट्राइबल काउंसिल का होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जनरली ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं जो एडवाइस करती है फिर, ठीक है, कि किस तरह से वेलफेयर करना है हमने इन कम्युनिटीज का, उनके जो चेयरमैन होते हैं जनरली वो
चीफ मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है इसकी मीटिंग हुई थी हाल ही में, तो इस मीटिंग के दौरान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे क्या किया गया, कुछ अनाउंसमेंट्स जो है हमारे सीएम के द्वारा जो थी वो की गई थी। उस अनाउंसमेंट की बात मैं आपको बताता हूं, और इसमें कहा गया है कि बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट यहाँ पे बनाने की बात की है। अब ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही न्यूज जो है आपकी काम आएगी यार, आपके लिए ये बन जाएगी जब आप बात करते हैं GS3 में। जब हम टूरिज्म की बात करेंगे तो उस टूरिज्म वाले रीजन्स में जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। दैट टूरिज्म में अगर आप देखेंगे एस्पिरेंट्स, तो टूरिज्म को दो तरह से जनरली डिफाइन किया जाता है, यहां पे सर्कल के तौर पे, ठीक है, और सर्किट के तौर पे, राइट। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जब सर्कल की बात करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि शिमला सर्कल का टूरिज्म है सरकार के पास, हमारे पास अगर आप बात करेंगे लाहौल स्पीति टूरिज्म सर्कल है, या फिर यू कैन से अगर आप बात करेंगे तो कांगड़ा धर्मशाला सर्कल आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर द सर्कल्स। और वहीं अगर आप बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जनरली आपको 3 से 4 तरह के सर्किट भी देखने को मिलते हैं। तो सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है यू कैन से हिमाचल को डिवाइड किया जाता है। तो उसी में ये बात कर रहा है, ये न्यूज ये बात कर रहा है कि बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट की ये बात कर रहा है यहाँ पे, कि सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे प्लान कर रही है कि हमने क्या करना है, जो बुद्धिस्ट ट्राइबल सर्किट है हमारा उसको हमने प्रमोट करना है, यानी कि एक और सर्किट का एडिशन सरकार जो है यहाँ पे करने जा रही है। तो इसलिए जरूरी आपके लिए हो जाएगा ये उन सारे चीजों को जानना। और इसमें इन्होंने कहा है कि यस द गवर्नमेंट इज प्लान टू प्रमोट द टूरिज्म and create a self-employment opportunity in the tribal district including the Kinnaur, Lahaul, Spiti, you can say Lahaul and Spiti, right? तो इन regions में you can say जो बुद्धिस्ट टूरिज्म है, राइट, जैसे मोनेस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आपको इन रीजन्स में देखने को मिलेगी। तो उन मोनेस्ट्रीज के थ्रू जो है उनको प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ताकि हम टूरिज्म को बूस्ट जो है यहाँ पे कर सके। और फोकसिंग ऑन द मोनेस्ट्रीज, देखो यहाँ पे लिखा है जैसे ताबो, धनकर की और काजा, इस तरह की जो मोनेस्ट्रीज हैं इनकी बात यहाँ पे की गई है। एक्चुअली इस काउंसिल में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे बजट एलोकेशन की बात की गई थी कि 890.28 करोड़ रुपया जो है वो ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत दिया गया है। और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है अगर आप देखेंगे इनके अंतर्गत जो है यू कैन से यहाँ पे पैसा जो है वो दिया गया है, राइट। अब देखो क्या होता है जब ट्राइबल वेलफेयर की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइबल वेलफेयर में ये कहते हैं सरकार ना एक तरह से एक स्ट्रेटजी अपनाती है। उस स्ट्रेटजी में क्या होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी या फिर काउंसिल्स होती हैं, इस तरह की एडवाइजरी कमेटीज होती हैं। फिर ट्राइबल सब प्लान एरिया होता है, ट्राइबल सब एरिया प्लान होता है, और इसी के अंतर्गत जो है वो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें रखा जाता है। तो जब हम बात करते हैं ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर कैसे ट्राइबल के वेलफेयर के लिए, तो सरकार जो है उसके लिए एक स्ट्रेटजी अपनाती है अक्सर, राइट। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है उससे काफी बैकवर्ड ये होते हैं, बट दे आर द पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। तो इसलिए उनकी अपलिफ्टमेंट जो है उतनी ही जिम्मेवारी होती है सरकार की जितनी दूसरी यू कैन से जनता के लिए होती है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, इनके लिए क्या किया जाता है, एक तरह से अलग से ध्यान दिया जाता है इनके ऊपर, इनकी डेवलपमेंट के ऊपर जो है अलग से ध्यान देने की कोशिश जो है वो सरकार करती है। उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें अडॉप्ट की जाती हैं सरकार के द्वारा। और अगर आप बात करेंगे इसकी तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो जाता है सरकार के लिए इस तरह की काउंसिल्स को यहाँ पे क्रिएट करना। तो ट्राइबल सब प्लान भी क्या होता है, एक तरह से एडिशन पैसा जो है वो दिया जाता है। एक होता है स्टेट प्लान, तो स्टेट प्लान के अंदर जो खर्चा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, पैसा जो डिसाइड किया जाता है, उसमें से भी एक एडिशनल जो पार्ट होता है वो इनके लिए अलग से दिया जाता है, राइट। जैसे पूरे स्टेट के लिए एक्सपेंडिचर इन्होंने तय कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है इन ट्राइबल एरियाज के लिए एक एडिशनल सा जो है यू कैन से एडिशनल पैसा जो है वो एलोकेट किया जाता है इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट। तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान, इसको बोलते हैं ट्राइबल सब प्लान, राइट। तो यहाँ पे खैर हम ट्राइबल वेलफेयर की तो बात अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट्स की। देन उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस मीटिंग के दौरान 2-3 बहुत बड़े न्यूज या फिर बड़े इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनकी बात हम करेंगे। जैसे ये कैसे एजुकेशनल इनिशिएटिव जो है यहाँ पे लिया गया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है, अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा
जानना है आप लोगों ने, बताना है कि क्या होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल। तो ये ओपन करने की बात की जा रही है, जैसे पांगी हो गया और कुकुमसेरी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, तो कुकुमसेरी है और पांगी वाले रीजन्स हैं। इन दोनों रीजन्स में जो है यहाँ पे बात की जा रही है कि हमने क्या बनाने हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो यहाँ पे यू कैन से क्रिएट करने हैं। देन उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इस मीटिंग के दौरान ना एक और बात की गई थी, और उसमें अगर देखा जाए तो ट्राइबल राइट्स की बात एक्चुअली में जो है सीएम साहब ने हमारे की, और वहां पे जिक्र हुआ एक चीज का, जिस चीज के बारे में आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो ट्राइबल राइट्स में इन्होंने क्या बोला कि जो ट्राइबल रेजिडेंस के साथ जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस होते हैं, जैसे एजुकेशन के साथ यू कैन से हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड राइट्स है, दीज आर नथिंग बट द डेवलपमेंटल चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, जो आपके मेंस में आती है अक्सर ये चीजें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस किस तरह के चैलेंजेस जो है जनरली हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं, और वहीं पे फिर इन्होंने बात की, यानी कि इनको डिस्कस किया गया और वहीं पे बात की गई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म की, और उस टर्म को यहाँ पे यू कैन से आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं नोटोर। ये वर्ड आपने याद रखना है यहाँ पे, नोटोर ये शब्द है ये, ठीक है जी। तो नोटोर लैंड राइट की यहाँ पे एक्चुअली में बात की गई, तो इसको ध्यान में आपने रखना है। इन्होंने बोला कि नोटोर लैंड राइट्स आर द प्रायोरिटी टू एम्पावर द ट्राइबल कम्युनिटी। तो इस वर्ड को जो है आप लोगों ने थोड़ा सा यू कैन से एम्फेसाइज करना है कि ये है क्या, हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ऐसी रहती हैं हमेशा कि इस तरह के शब्द जो है वो आप लोगों से एग्जामिनेशन में जो है वो जनरली पूछ लिए जाते हैं। जब भी आप पर्सनालिटी टेस्ट में अपने बैठते हैं तो इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दिस टर्म इज रिलेटेड टू द लैंड राइट्स। देखिए क्या होता है, नोटोर एक ऐसी टर्म है विच इज रेफर टू एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड जो वेस्ट लैंड होते हैं, जो गवर्नमेंट के अपने वेस्ट लैंड होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड वेस्ट लैंड होते हैं, उनसे उनकी एलोकेशन के साथ ये टर्म जो है वो रिलेटेड है। और इसमें ये किया करते क्या है कि इसकी एलोकेशन की जाती है ट्राइबल पीपल को, ट्राइबल लोगों को जो है जनरली इसका एलोकेशन किया जाता है रूरल एरियाज में। किसके लिए? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या किसी भी परमिशिबल यूज के लिए जो है उसको दिया जाता है। उस चीज को बोलते हैं नोटोर, यानी कि वेस्ट लैंड का लोकल कम्युनिटी को एलोकेशन करना, उस चीज को बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं यहाँ पे नोटोर जो है। ये वर्ड आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि ये जो अप्रूवल होता है, इस नोटोर का अप्रूवल जो होता है ये जनरली डिपेंड करता है आपका अवेलेबिलिटी, और उसके साथ साथ यू कैन से इसको ग्रांट किया जाता है एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के द्वारा। लेकिन इसमें याद रखना है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो जनरली यहाँ पे नहीं होते। तो इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली इस तरह की जो चीजें होती हैं ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती हैं हमारे ट्राइबल रेजिडेंट्स को टू यूटिलाइज द अनयूज्ड लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। स्टूडेंट्स ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब आप मेंस में अपना आंसर लिखेंगे, जब चैलेंजेस की आप बात करते हैं और चैलेंजेस में जब सोल्यूशन की आप बात करते हैं, इस तरह की टर्म्स जो है आपके आंसर को ब्यूटिफाई करती है। जब आप बात करते हैं दैट पर्सनालिटी टेस्ट की और व्हेनेवर he actually very excited to know about the tribal community of the हिमाचल प्रदेश, तो in that particular sense अगर आप देखेंगे तो इस तरह की टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए हो जाती हैं। तो प्लीज रिमेंबर दीज टर्म्स, माइंड में इनको रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट, अगली इंपॉर्टेंट जो यू कैन से हमारे न्यूज है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। उससे पहले देखो तो टूरिज्म सर्किट इन हिमाचल प्रदेश, देखिए सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं समटाइम एग्जामिनेशन में। तो जैसे ही इन्होंने बात की बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट की, तो हमारे पास यहाँ पे सतलज सर्किट है, ब्यास सर्किट है, धौलाधार सर्किट है और ट्राइबल सर्किट हमें देखने को मिलता है, राइट। तो सतलज सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो इट यू कैन से डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द एंशिएंट रिवर सतलुज की अगर बात करते हैं, इट पासिस थ्रू द स्नो कवर्ड मैजेस्टिक हिमालयाज, forest of the pine, oak, devdar across the stone fruits and apple orchard and through the Sivalix foothills। वहीं ब्यास की अगर बात करेंगे तो अगेन वही यू कैन से इसका नाम जो है एंशिएंट रिवर ब्यास के ऊपर जो है वो हमने रखा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इट पासिस थ्रू द हाईली पिक्चरस्क जो हमारे कुल्लू मनाली रीजन्स हैं, और उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्लावर फील्ड मीडोज आपको मिलेंगे, टेरेस फील्ड्स ऑफ पैडी, मेज, एप्पल ऑर्चर्ड एंड यू कैन से जो स्पार्कलिंग ब्यास रिवर है वो इस पूरे के पूरे सर्किट में। अब ये सर्किट जो है जनरली स्टार्ट होते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रीजन्स जो है इस ब्यास के साथ साथ वो पूरा का पूरा सरकार जो है उसको प्रमोट करती है, इस तरह के पैकेजेस फिर लॉन्च करती है वो। तो धौलाधार सर्किट आपको मिलेगा, ट्राइबल सर्किट जो है वो जनरली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे यू कैन से बुद्धिस्ट टूरिस्ट
सर्किट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है इसको यहां पे ऐड ऑन किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगला न्यूज हमारे पास कौन सा है, देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है अगेन रोबेज की बात की है। स्टूडेंट्स मेरे पुराने लेक्चर अगर आप लोगों ने देखे हैं, मैंने बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल वे में आप लोगों को बताया है दैट द वन ऑफ द मोस्ट अल्टरनेटिव अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें हिमालयन रीजन्स में या हिल रीजन्स में, तो दीज आर द रोबेज। और रोबेज के साथ साथ मैंने इसके बेनिफिट आपको बताए थे, मैंने इसके चैलेंजेस आपको बताए थे, मैंने इसका वे फॉरवर्ड आपको बताया था और ये बताया था कि किस तरह से ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव यू कैन से अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारे इन रीजन्स में ये बन सकता है और सरकार इस पे पूरी तरह से फोकस जो है वो कर रही है। उसी में से अगर आप एक यू कैन से एक और रोबे की अगर बात करेंगे तो ये 800 मीटर रोबे है स्टूडेंट्स और ये माता बगलामुखी मंदिर जो है इसको कनेक्ट करता है यू कैन से, यानी कि मंडी का जो बाखली है उसको पंडोह के साथ जो है ये कनेक्ट करता है। या फिर NH21 को अगर आप बोलेंगे तो NH21 को सीधा जो है यू कैन से कनेक्ट ये करता है यू कैन से बगलामुखी के साथ। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। 3 दिसंबर 2024 को इनॉग्रेट किया गया था इसको चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा। कॉस्ट अगर आप इसकी बात करेंगे तो 53.89 CR जो है वो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगी। अगर हम बात करेंगे इसकी कैपेसिटी की, एफिशिएंसी की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यस ऑपरेशनल स्पीड की अगर बात करेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है मूव करेगा और उसके साथ साथ इट कैन ट्रांसपोर्ट यू कैन से 600 पैसेंजर पर आवर। एक घंटे में ये 600 पैसेंजर जो है वो कैन से मूव कर सकते हैं। एंड यस इट बाईपासिस द 14 किलोमीटर ऑफ द रोड ट्रेवल। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं दैट यू कैन से फास्टर एंड मोर एफिशिएंट रूट है उस मंदिर के लिए। तो यहां पे तो इससे क्या होगा, देखो टूरिज्म यहां पे बढ़ेगा। आइए ध्यान देते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में भी। फीचर्स की अगर हम बात करेंगे यहां पे तो यू कैन से द हिमाचल प्रदेश का ये पहला रोपवे है टू ट्रांसफर अ वाटर बॉडी, यानी कि पंडोह डैम रिजर्वायर जो है उसको ये क्रॉस करता है। तो पैसेंजर कैन एंजॉय यू कैन से द स्टनिंग एरियल जर्नी, यहाँ पे ये एंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ साथ टूरिज्म को बूस्ट जो है यहाँ पे मिलेगा। ये ऑब्वियसली इट कैन प्रमोट द रिलीजियस टूरिज्म इन द रीजन्स, और हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट करता है ये। देन उसके साथ साथ यू कैन से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रूरल इकोनॉमी के लिए, इस तरह की टूरिज्म बूस्ट के लिए जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। तो रोपवेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उनमें आपको पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को रोपवेज जो है वो डिस्कस यहाँ पे किया है। चलिए, तो रोपवे कनेक्टिंग बगलामुखी जो है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल स्नो, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी हाल ही में न्यूज में था। तो इस तरह की टर्म्स आपसे पूछी जाती है। देखिए इन करंट अफेयर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इन दैट पर्टिकुलर करंट अफेयर्स में कुछ भी अननेसेसरी आपको ऐसे नहीं मिलेगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में करंट अफेयर्स की बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम करंट अफेयर होता है, लेकिन जब आप अपने इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, इस इंटेलेक्चुअल को एनहांस करने की जब आप बात करते हैं, तो इस स्टेट को इस तरह से समझना बहुत आपके लिए जो है वो जरूरी हो जाता है। बिकॉज एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो इस तरह की चीजें आपसे जर्नली डिस्कस की जाती हैं, आपसे पीटी में इस तरह की जर्नली चीजें जो है वो डिस्कस यहाँ पे की जाती हैं। यहाँ करंट अफेयर के नाम पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी है, नो। यहाँ पे सिलेक्टेड न्यूज मैं वो लेके आता हूं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको काम आएंगी। 2025 का जब आप HSB देंगे इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जो है आपको काम आएगी। पीटी अगर आप देंगे वहां पे 3 से जब आप 2025 का पीटी आप लोग वहां पे देंगे, वहां पे वो चीजें जो है आपके काम आने वाली है। तो इसलिए बात करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो इनिशिएटिव्स की। बिकॉज देखो क्या हुआ, अभी तो चलो खैर हाल ही में शिमला में भी बर्फबारी हो गई, मनाली वाले रीजन में भी बर्फबारी हो गई बिकॉज क्रिसमस का भी दौर है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, अगर कुछ टाइम पहले अगर हम बात करेंगे तो एक तरह से ना एक तरह से यू कैन से एम्प्टी स्पेल जो था वो जा रहा था, ड्राई स्पेल जा रहा था। तो इन रीजन्स में क्या हो रहा था कि बर्फ ही नहीं गिर रही थी। तो वहां में अगर वहां के स्टेक होल्डर्स की अगर बात करेंगे तो उन्होंने यहां पे देखे द प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल इन द कुल्लू मनाली एंड लाहौल स्पीति रीजन्स यू कैन से व्हिच लेफ्ट द एरिया विदाउट नेचुरल स्नोफॉल द लेड टू एन इनोवेटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे निकाला गया जो लोकल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने क्या किया एस्पिरेंट्स यहाँ पे, दे इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग, ताकि वो क्या कर सके, टूरिस्ट का इंटरेस्ट जो है उसको वहां पे बनाए रखे, टूरिज्म जो है उसका इन्फ्लक्स उन रीजन्स में होता रहे। तो उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया इस इनोवेटिव सॉल्यूशन को, उसको कहा जाता है यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो। तो सीधा सीधा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल स्नो होता क्या है, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आप इस
आर्टिफिशियल स्नो की बात करते हैं तो यहां पे समझिए दैट होता यहां पे क्या है, तो एक तरह से इट इज नथिंग बट द मैन मेड अल्टरनेटिव है ये एक्चुअली में नेचुरल स्नोफॉल के लिए, और इसको क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड मशीन के द्वारा जो है इसको यूज किया जाता है, जिसमें प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि पानी और एयर जो होते हैं उनको यहां पे हाई प्रेशर में यू कैन से कंबाइन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है टू प्रोड्यूस द फाइन ड्रॉपलेट, बहुत पतली पतली ड्रॉपलेट्स जो है उनको यहां पे क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं स्टूडेंट से गन की तरह इनको रिलीज किया जाता है ऊपर कोल्ड एयर में। अब जैसे ही वो कोल्ड एयर के टच में वो छोटी छोटी सी बूंदें आती हैं, दे फ्रीज इनटू अ टाइनी आइसी पार्टिकल्स, यानी कि वो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है यू कैन से कन्वर्ट हो जाती हैं एंड यू कैन से इट लुक लाइक अ रियल स्नोफॉल एक्चुअली। तो यस, ये पूरी तरह से यहां पे रियल स्नोफ्लेक्स की तरह जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल स्नो की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली में इसको डिजाइन ही इसलिए किया गया है टू प्रोवाइड एन ऑथेंटिक विंटर एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ यू कैन से एनहांसिंग द विजुअल अपील एंड रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। जैसे शिमला में कल बर्फ पड़ गया वहां पे नेचुरल वे में, तो बर्फ जब गिरता है उसको देखने का एक अलग विजुअल होता है, तो वैसा ही विजुअल जो है वो यू कैन से बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस तरह की आर्टिफिशियल स्नो का यूज जो है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है आप कह सकते हैं, लेकिन इस टर्म का पता आप लोगों को यहां पे होना चाहिए। हैशटैग मैं कर रहा हूं, प्लीज माइंड यू कैन से रिमेंबर दिस टर्म, ओके, आर्टिफिशियल स्नोफॉल। चल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। देखो अब क्या हुआ सरकार के यहां पे अगर आप देखेंगे तो सरकार के जनरली आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास जो है 2 साल हो गए सरकार को, अगर कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो हुआ ये कि सरकार ने क्या किया, नंबर ऑफ स्कीम्स जो है वो यहां पे लॉन्च की, राइट, 6 के आसपास स्कीम जो है वो लॉन्च किया। तो उन स्कीम्स के बारे में एक ऐसे एक आइडिया सा हम ले लेते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे जब आपका यू कैन से रिलीज होगा उसमें भी इनका सभी का जिक्र होगा, बजट में उनका जिक्र होगा, लेकिन फिर भी अभी न्यूज में थी तो इसलिए उनको जानना जरूरी है। तो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है इन्होंने सेलिब्रेट किए हैं 2 साल, यानी कि 2 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ है उनकी गवर्नमेंट का, बाय लॉन्चिंग द 6 न्यू स्कीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बेनिफिशियरी, और ये सारा का सारा प्रोग्राम किया गया था लूणू ग्राउंड बिलासपुर में। जान लेते हैं। देखो पहली जो स्कीम्स है इनकी यू कैन से नेचुरल फार्मिंग की प्रमोशन के लिए थी। देखिए कौन कौन सी स्कीम्स इन्होंने लॉन्च यहां पे की थी, आइए जान लेते हैं। तो यू कैन से जब आप बात करते हैं इसकी, यू कैन से देखो नेचुरल फार्मिंग में अगर देखें तो सबसे पहली अगर आप यहां पे स्कीम की बात करते हैं तो यहां पे यू कैन से बात की जा रही है हिमभोग आटा की। अब ये जो हिमभोग आटा है एक्चुअली में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग, और ये जो यू कैन से फ्लोर है ये बनाया जाएगा मेज कल्टीवेशन यानी कि मेज से, मक्के से जो है इसको बनाया जाएगा। तो ये हिमभोग आपने जरूर याद रखना है दैट ये जो हिमभोग आटा है इसकी क्रिएशन की जाएगी किसके द्वारा, मेज के द्वारा, मक्के के द्वारा, और ये जो मक्का है इसको कल्टीवेट किया जाएगा इको फ्रेंडली मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है, ये आपने ध्यान में रखना है। बिकॉज पहला स्कीम नेचुरल फार्मिंग के लिए है तो यहां पे हिमभोग आटा हो गया। अगर सपोर्ट की बात करें तो 398 मीट्रिक टन ऑफ मेज जो है इसको प्रोक्यूर किया गया है स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट 1506 फार्मर्स को ऑलरेडी यहां पे प्रोक्यूर यहां पे कर दिया गया है, और 1.2 करोड़ जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया है उनके अकाउंट्स में। दैट हिमाचल प्रदेश ऑफर द कंट्रीज हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस फॉर द व्हीट एट 40 kg एंड मेज एट द 30 per kg, इसको भी आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान में रख सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ जो राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम है उसके अंतर्गत हम लोगों ने 36,000 के आसपास फार्मर्स जो हैं उनको एड ऑन यहां पे किया है। देन दूसरी अगर आप बात करते हैं तो दूसरी स्कीम है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट स्कीम है, जिसमें सरकार ने ये बोला है कि जो फार्मर्स हैं और यू कैन से जो लाइव स्टॉक ऑनर हैं दे कैन सेल द ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड बर्मी कंपोस्ट टू द गवर्नमेंट एट 300 पर क्विंटल, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यू कैन से इसी स्कीम के अंतर्गत अभी तक 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है 100 फार्म्स को बाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग। तो दूसरा स्कीम जो है ये सरकार ने लॉन्च किया है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। चलो
बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्कीम्स की कौन कौन सी है। तो यहां पे बात हो रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप स्कीम की बात करते हैं तो देखो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम 2023, जिसमें क्या किया गया था, मैंने आपको पहले भी इस स्कीम के बारे में बताया था। इसमें सरकार क्या कर रही थी कि 50% सब्सिडी जो थी वो दे रही थी जब आप ई टैक्सी जो है वो परचेज करते हैं। ई टैक्सी लीज टू द गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द 5 ईयर जो है उनके लिए 50% की सब्सिडी सरकार ने भी लॉन्च की थी। और अभी अगर हम देखें तो 16 इलेक्ट्रिक टैक्सी ओनर जो है उनको सीएम ने की जो है हैंडेड की थी जब ये प्रोग्राम जो था वो एक्चुअली में यहाँ पे चला था। वुमेन एंड चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए बात करें तो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के बात जो है यहाँ पे की गई है। और इस स्कीम में अगर देखें तो 1.38 करोड़ डिसवर्स किया गया है 5145 बेनिफिशियरीज को। इसमें जो है स्कीम जो है टारगेट क्या कर रही है, एजुकेशन एंड वेलबींग ऑफ द 23,000 चिल्ड्रन ऑफ द विडोज, डेस्टिट्यूट वुमेन्स एंड डिसेबल्ड पेरेंट्स, जिसमें इनको क्या दिया जाएगा, 1000 रुपीज जो है मंथली फाइनेंशियल एड दिया जाएगा फॉर द हायर एजुकेशन। और इसके लिए एनुअल बजट जो है इन्होंने 53 रखा है। तो ये स्कीम्स लॉन्च की है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए। एचपीसी का प्रोजेक्ट आप देखें, हाल ही में सवाल इससे आया था, तो इसमें 1292 करोड़ जो है इसका ये इनिशिएटिव है टू एक्सपेंड द हॉर्टिकल्चर यू कैन से अक्रॉस द 7 डिस्ट्रिक्ट्स, जो हिमाचल की 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 6000 हेक्टेयर का एरिया जो है इसको कवर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और इनका जो एनुअल आउटपुट है ये माना जा रहा है कि 2032 तक अगर हम बात करेंगे तो 1.3 लाख मेट्रिक टन इसका आउटपुट होगा, जिसकी वैल्यू लगभग 400 करोड़ के आसपास जो है वो रहने वाली है। राइट। देन हेल्थ केयर की अगर हम बात करें रिमोट एरियाज में तो मोबाइल आयुष हेल्थ केयर यूनिट्स, इन्होंने क्या किया दैट 5 जो है यहाँ पे मोबाइल यूनिट फ्लैग ऑफ टू सर्व द ट्राइबल एंड द रिमोट रीजन्स लाइक जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, चंबा है, शिलाई ब्लॉक है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। तो इनमें ये जो यूनिट्स है ये क्या ऑफर करेगी, आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, ट्रीटमेंट यू कैन से टेलर टू द जो लोकल नीड्स हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई यहाँ पे ट्रीटमेंट्स है उन सभी को जो है यहाँ पे देखेगी। सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इसमें भी क्या किया गया दैट 1.9 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 197 बेनिफिशियरीज को बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। राइट। इसमें इन स्पोर्ट्स की बात करें जैसे यानी कि सपोर्ट कौन सा है इसमें, तो जैसे पेंशन यू कैन से, हाउसिंग ग्रांट्स हो गया, मैरिज एजुकेशन एड हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग, इस तरह की सपोर्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी या फिर की गई इसमें। राइट। तो ये जो अभी 2 साल हुए तो इसमें अलग अलग स्कीम्स हुई, जिसमें हिमभोग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगर आप देखें तो वर्मी कंपोस्ट कितने पे लिया जा रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट आपके यू कैन से सिलेबस में मेंशन किया गया है। जब हिमाचल प्रदेश के साथ ये बातें आती हैं तो आपने ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट बट द लीस्ट यू कैन से, चलो चंबा कैंपेन। देखो एस्पिरेंट्स हुआ क्या, हाल ही में अभी अगर हम बात करें तो एक चलो चंबा कैंपेन जो है इनिशिएट किया गया था चंबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द नॉट ऑन मैप के द्वारा। ठीक है, इनके साथ जो है कोलैबोरेट करके तो 6th हिमालयन ऑरेंज यू कैन से टूरिज्म फेस्टिवल, जिसको HOTF कहा जा रहा है, ये हुआ कलकत्ता में। और उसी के दौरान जो है चलो चंबा कैंपेन जो है इसको इनिशिएट किया गया। हालांकि ये बहुत पुराना कैंपेन है, मैं आपको बताऊंगा, बट फिर भी इसको यहां भी इनिशिएट किया गया था। और इस कैंपेन में अगर आप देखेंगे, फिर इस कैंपेन में अगर देखेंगे तो इट हाईलाइट द चंबाज की जो हिस्ट्री है, रिलीजियस एंड इकोलॉजिकल अट्रैक्शन है, उन सभी चीजों को शोकेस किया गया। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म की बात जो है इसके थ्रू जो है वहां पे की गई है। हाईलाइट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या है तो ये जो 6th हिमालयन ऑरेंज टूरिस्ट फेस्टिवल जो हुआ, इसमें यू कैन से 60,000 विजिटर्स जो थे वो आए हुए थे। और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस किए गए, जैसे सिक्किम के द्वारा, हिमाचल के द्वारा, नेपाल, भूटान जो है इन सभी के द्वारा परफॉर्मेंसेस यहाँ पे किए गए। और लगभग 60,000 के आसपास विजिटर जो थे वहां पे आए हुए थे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर कैंपेन्स की प्रेज जो है यहाँ पे की गई। और इसमें कहा गया कि जो इंपॉर्टेंस है कम्युनिटी ड्रिवन टूरिज्म की हिमालयन रीजन्स में, तो उसके ऊपर जो है इंफेसिस यहाँ पे दी गई थी, उस चीज को जो है यहाँ पे अंडरलाइन करने की कोशिश जो है वो की गई थी। राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स जानना ये चलो चंबा कैंपेन, इसकी बात एक्चुअली में करते हैं। तो ये चलो चंबा कैंपेन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली देखो ये क्यों लॉन्च किया गया था। देखिए स्टूडेंट्स हुआ ये था, हालांकि इसके ही
जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इन ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज आपको ऑलरेडी पता चल जाएगी, लेकिन फिर भी चलो चंबा कैंपेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम क्या था सरकार का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये था टू अनलॉक द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द चंबा, राइट। सिंपल सी बात आप याद रखिए दैट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, यही था कि जो टूरिज्म पोटेंशियल है चंबा का उसको अनलॉक करना है। बिकॉज अगर आप चंबा की बात करें तो इंडिया में जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें से एक है चंबा भी, राइट। तो उसमें यू कैन से यहाँ पे काफी लिमिटेड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। पॉवर्टी जो है, हाई पॉवर्टी वाले रीजन्स जो है आपको इस चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से हाई टूरिज्म पोटेंशियल है। उस टूरिज्म पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, चलो चंबा कैंपेन, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको शोकेस हम लोगों ने करना है, सस्टेनेबल ट्रैवल को एंगेज हम लोगों ने करना है। एंड उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की ये बात करता है। बिकॉज हुआ ये था स्टूडेंट कि जब पैंडेमिक हुआ था तो पैंडेमिक के बाद हमने इस चीज को लॉन्च किया था, यानी कि चंबा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लॉन्च किया था। बिकॉज बहुत सारे जैसे लोकल यूथ की अगर हम बात करें तो बहुत से जो थे रिटर्न हो गए थे चंबा में जब उनकी जॉब्स वगैरह चली गई थी जो कि टूरिज्म सेक्टर में एंगेज थे एंड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया था, जिसमें हमने बात की थी कि हमने इन अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन जो है उनको अनलॉक यहाँ पे करना है। उसके साथ साथ यू कैन से इस ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो कम्युनिटी बेस्ड रूरल टूरिज्म होता है बाय कोलैबोरेटिंग विद द जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने इसको प्रमोट करना है और एनहांस करना है चंबा की विजिबिलिटी को एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो ये चलो चंबा कैंपेन के बारे में थोड़ा सा आप लोग जो है वो ध्यान में रखेंगे, राइट। तो यस एस्पिरेंट्स, ये थी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल न्यूज आपके 1 दिसंबर और 15 के बीच में, जो या फिर अभी तक अगर आप कह सकते हैं जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली। एंड दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, इंपरेटिव फॉर योर एग्जामिनेशन टू एनहांस योर नॉलेज, टू एनहांस योर स्किल्स की हाँ भाई हिमाचल में क्या चलता है। और जब आप एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एचएस जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन की जब आप बात करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस आपको इन तरह की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इन चीजों के प्रति अवेयर होना आप लोगों के लिए जो है वो बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है, राइट। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज। बहुत जल्दी जो है हम लोग जो 15 से लेकर 30 दिसंबर के बीच के जो न्यूज रहेंगे वो भी मैं आप लोगों के सामने शोकेस करने की कोशिश जो है वो करूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।